नमस्कार दोस्तों, स्टडीज तो मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल भारत का भूगोल में अब हम लोग विविध वाले टॉपिक पर आ गए हैं। विविध का मतलब मिसलेनियस से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आज का ये पहला प्रश्न आपके सामने है। 1 से लेकर 140 तक का क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। और 41 नंबर वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क के रूप में दिया गया था। चलिए इसका आंसर करिए। तो देखिए कह रहा है यहाँ पर डैश डैश दे करके, कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है जहाँ उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स, ये अंग्रेजी में लिखा हुआ हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो बहुमंजिला इमारतों के अंदर अर्थात घरों के अंदर हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का प्रयोग करके व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, कौन सी खेती कहते हैं, आपके सामने दिया हुआ है। तो इसको कहते हैं दोस्तों, जल्द से आंसर करिए। देखिए ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 का सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। तो यही हम लोग को देखना है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसको लंबवत खेती कहते हैं, वर्टिकल फार्मिंग। ऑप्शन ए करेक्ट होगा ये आपके यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मौसम बदल रहा, थोड़ा सा इसमें सर्दी जुकाम लोगों को हो जा रही है। लंबवत खेती वर्टिकल फार्मिंग में खेती सपाट जमीन पर न होकर बहुमंजिली इमारतों में होती है। इसे एक तरह का बहुमंजिला ग्रीन हाउस भी कहा जाता है। वर्टिकल्चर फार्मिंग में हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। वर्टिकल फार्मिंग में हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। वर्टिकल फार्मिंग में पारंपरिक तरीकों की तुलना में 10 गुना कम पानी और 100 गुना कम भूमि का उपयोग किया जाता है। कम पानी और कम भूमि का उपयोग करके फसलों की खेती की जाती है। तो ये रहा वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग में ये आप देखिए कि बहुमंजिला इमारतों में अर्थात घरों में खेती की जाती है। ये भविष्य के लिए तैयारी चल रही है। तो इसका जो नाम है वर्टिकल फार्मिंग, इसको आप याद रखें, लंबवत खेती। और इसमें हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? ये देखिए 2015 का क्वेश्चन है। तो ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये यूपी SSC चकबंदी लेखपाल का प्रश्न है। तो देखिए प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दे रहा है 350 मिलियन टन। ऑप्शन ए करेक्ट दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 350 मिलियन टन कृषि का कूड़ा और खरपतवार एग्रीकल्चर वेस्ट निकलता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है। कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, आप क्या समझते हैं, बताइए। कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, मैंने अर्थात जो खेती क्षेत्र है किसको मिला करके बनता है। तो इसमें देखिए वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस
वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। कुल खेती क्षेत्र का डेफिनेशन ये होगा कि वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र जितना में खेती किया गया है प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। यह होगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, देखते रहिए। देखिए ये भी चकबंदी लेखपाल सामान्य चयन परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो, एक बार से अधिक खेती की गई हो। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करिए। निम्नलिखित में वह कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? रूट क्रॉप, रूट जड़ वाला नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए शकरकंद, आलू और चुकंदर ये सभी रूट क्रॉप है, अर्थात इसमें जो भोजन जो इकट्ठा होता है जड़ों में होता है, जबकि ईख में जो है तना में होता है। तो यही नहीं है और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। आलू व गन्ना जड़ नहीं बल्कि तना है। आलू व गन्ना जड़ नहीं बल्कि तना है, जबकि शकरकंद व चुकंदर जड़ हैं। ये विभेद वनस्पति विज्ञान के लिए उपयुक्त है, लेकिन कृषि विज्ञान एवं पाक शास्त्र में रूट क्रॉप उन सभी फसलों को कहा जाता है जो जमीन के अंदर विकसित होती हैं और खाद्य पदार्थों का संग्रह करती हैं। लेकिन कृषि विज्ञान एवं पाक शास्त्र में रूट क्रॉप उन सभी फसलों को कहा जाता है जो जमीन के अंदर विकसित होती हैं और खाद्य पदार्थों का संग्रह करती हैं। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि थ्रेशर आप समझते होंगे, थ्रेसिंग। तो एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट होगा। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो। एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान तब होता है जब पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो। आदर्श रूप से मशीन से थ्रेसिंग फसल कटाई के तुरंत बाद शुरू किया जाना चाहिए। आदर्श रूप से मशीन से थ्रेसिंग फसल कटाई के तुरंत बाद शुरू किया जाना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर करिए। फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? यह आपको बताना है। फसल कटाई परीक्षण क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं उपज का अनुमान लगाने के लिए। उपज का अनुमान लगाने के लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये सब लेखपाल में पूछा जाता तो ये जो है, और ये बहुत टिपिकल प्रश्न हो गया, ठीक है ना, लेकिन देख लेते हैं इसको। फसल कटाई परीक्षण किस लिए किए जाते हैं? तो उपज का अनुमान लगाने के लिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। फसल का कटाई परीक्षण उपज एवं उत्पादकता की दर यील्ड रेट का अनुमान लगाने हेतु किए जाते हैं। यह तकनीकी गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, कपास तथा जौ इत्यादि फसलों पर आजमाई जाती है। क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट
क्यों किया जाता है? उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सिल्वर रिवॉल्यूशन रजत क्रांति किससे संबंधित है? भारत में रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो सिल्वर क्रांति का संबंध है अंडा और चिकन का उत्पादन से। अंडा और चिकन का उत्पादन से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में रजत क्रांति सिल्वर रिवॉल्यूशन अंडा और चिकन एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन से संबंधित है। एग एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन से संबंधित है। अन्य कृषि क्रांतियाँ इस प्रकार है। श्वेत क्रांति किससे है? दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। और लाल क्रांति टमाटर और मांस उत्पादन से। लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस उत्पादन से। तो ये है, याद रख लेंगे, ये सभी महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं। इसमें पीली क्रांति जो होती है तिलहन उत्पादन से होता है। तिलहन, तो याद रख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है, यह आपको बताना है कि धान में भूसी कितनी होती है लगभग। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है? तो ये होता है 20%। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः 22% होता है, जबकि चावल का प्रतिशत 72% होता है। 6% चोकर की मात्रा भी धान में पाई जाती है। 6% चोकर की मात्रा भी धान में पाई जाती है। निकटतम विकल्प कौन होगा? ये सही होगा। तो 22%, 72% और 6%, ये हो गया भूसी, चावल और ये चोकर हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है। प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर कितनी होती है चावल के उन्नत बीज की? बताइए। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है कितना? तो ये होती है 15 किग्रा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चावल के उन्नत बीज की प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर 15 से 20 किग्रा होती है। आगे चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल 3 मौसम पाए जाते हैं? धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं, बताइए। अर्थात वर्ष में 3 बार धान की खेती होती है। तो इसमें कह रहा है दोस्तों कि इन सभी में कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, ब्रह्मपुत्रा घाटी में भी, केरल तट में भी और तटवर्ती तमिलनाडु में भी, सभी में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं। 3 मौसम पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस सभी विकल्प सही होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में, ब्रह्मपुत्रा घाटी के अंतर्गत असम में,
तटीय केरल एवं तटवर्ती तमिलनाडु में सभी जगह धान की फसल के तीनों मौसम पाए जाते हैं, अतः इस प्रश्न के सभी विकल्प क्या हैं, सही है। इसीलिए यहाँ पर क्या करके स्टार करके आंसर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो जगह दिए गए हैं इन सभी जगहों पर धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? चकबंदी लेखपाल का तो जीएस बहुत टफ हो गया तब। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो पूसा रसराज जो है खरबूजा की उन्नत किस्म है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। पूसा रसराज खरबूजा की उन्नत किस्म है। पूसा सरबती, पूसा मधुरस, हरा मधु, पंजाबी सुनहरा आदि खरबूजा की उन्नत किस्में हैं। ये सब भी पूसा रसराज, पूसा सरबती, पूसा मधुरस, हरा मधु, पंजाबी सुनहरा आदि खरबूजा की उन्नत किस्में हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ग्राम विकास अधिकारी परिषद द्वारा 18 सेकेंड शिफ्ट। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, ये आपको बताना है, तो बताइए। आम जो है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आम जो है उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा क्षेत्र है और इधर जो है ये सब फसलें की जाती हैं। तो ऑप्शन डी आपके यहाँ पर करेक्ट होगा। भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आम उत्पादक अग्रणी 5 राज्य 17-18 के आंकड़े हैं। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश में बहुत थोड़ा सा अंतर है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये जो है 5 अग्रणी राज्यों की सूची है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है? बताइए। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर किससे की जाती है? तो उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर जो है धान की खेती से की जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। मैंने जब गेहूं काटा जाता है तो धान बोया जाता है, धान बोया जाता है तो गेहूं धान के बाद गेहूं बोया जाता है। मुख्यतः यही चलता है उत्तर भारत में। उत्तर भारत में गेहूं की फसल की हेर फेर रोटेशन धान की फसल के साथ की जाती है। उत्तर भारत में गेहूं की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, वह मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसे रबी की फसल कहा जाता है। गेहूं जो है रबी की फसल है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। जाबो ग्रामीण खेती करने का तरीका यह विद्यमान है। बताइए। जाबो ये ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ पर, किस राज्य में विद्यमान है? अच्छा प्रश्न है ये। तो ये नागालैंड में विद्यमान है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। जाबो नागालैंड की एक स्वदेशी कृषि प्रणाली है जिसका मूल स्थान नागालैंड का किकरूमा गांव, जिला फेक है। जाबो का अर्थ है पानी का प्रबंध। यह वानिकी, कृषि, पशुपालन, अच्छी तरह से स्थापित मृदा और जल संरक्षण आधारित संयोजन है। इस प्रणाली को रूजा भी कहा जाता है। तो जाबो प्रणाली जो है नागालैंड में अपनाई जाती है और इसमें क्या होता है कि पानी का प्रबंध किया जाता है। जाबो और रूजा, जाबो एंड रूजा, आर कह लीजिए। ये जाबो कहिए या रूजा कहिए, ये खेती की प्रणाली जो है
नागालैंड में अपनाई जाती है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वर्ष 1718 में कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान पर आता, किस स्थान पर आता? ये देखिए 19 का सेकेंड शिफ्ट जूनियर असिस्टेंट। कॉफ़ी उत्पादन में भारत किस स्थान पर आता? तो भारत जो है 7वें स्थान पर आता। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। कॉफ़ी उत्पादन में भारत 7वें स्थान पर आता। चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ से। 1718 में कॉफ़ी उत्पादक देशों का क्रम है। पहला है ब्राज़ील, दूसरा वियतनाम, तीसरा कोलंबिया, चौथा इंडोनेशिया, पांचवा जो है इथियोपिया, छठवां होंडुरस तथा सातवां भारत है। वर्ष 19 में ग्रीन कॉफ़ी उत्पादन में भारत की 9वीं रैंक है। वर्ष 19 में ग्रीन कॉफ़ी उत्पादन में भारत की 9वीं रैंक है। तो ब्राज़ील जो है कॉफ़ी उत्पादन में पहले स्थान पर है। चलिए आगे चलते हैं। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, ये तीनों याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है? भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है, बताइए। तो यहाँ पर क्या है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रूस। देख रहे हैं सभी 19 के क्वेश्चन हैं, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान जो है 7वां है और 2019 में 9वां हो गया। और इसमें जो है भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक देश अर्थात किस देश में भारत की कॉफ़ी भेजी जाती है? तो ये रूस है या मांग है वहाँ पर। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में मात्रा की दृष्टि से रूस एवं मूल्य की दृष्टि से ईरान भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है। वर्ष 2019 जनवरी अक्टूबर के दौरान मात्रा एवं मूल्य दोनों ही दृष्टि से भारतीय चाय का सबसे बड़ा उत्पादक ईरान है। तो ईरान ऑप्शन में नहीं देते, इसलिए रूस को टिक किया गया। वर्ष 2019 अक्टूबर जनवरी के दौरान मात्रा एवं मूल्य दोनों ही दृष्टि से भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक जो है ईरान है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है। 3/4 भाग के समान होता है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 57। तो असम और पश्चिम बंगाल में जो है चाय जो है भारत के कुल चाय का 3/4 उत्पादन होता है। असम और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलेंगे। भारतीय चाय बोर्ड 18-19 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार असम इतने मिलियन किलोग्राम, पश्चिम बंगाल इतने मिलियन किलोग्राम चाय का उत्पादन, जो देश के कुल चाय उत्पादन 1350 का 3/4 से अधिक है। 1095 जो है असम और पश्चिम बंगाल ही कर दे रहे हैं, जिसमें असम बहुत ज़्यादा कर रहा है। देख रहे हैं ना, 701 और 394, लगभग 300 का अंतर जो है असम और पश्चिम बंगाल में ही है। और ये दोनों मिलकर 3/4 चाय का उत्पादन कर देते हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में कॉफ़ी उत्पादन सबसे अधिक होता है? कॉफ़ी उत्पादन सबसे अधिक होता है, बताइए। तो कॉफ़ी का उत्पादन जो है एक ही राज्य है, निर्विवाद राज्य है इस मैटर में, ये है कर्नाटक। चाय में असम और पश्चिम बंगाल हो गए और कॉफ़ी में हो गया कर्नाटक। ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 1718 एवं 1920 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कॉफ़ी उत्पादक शीर्ष 3 राज्य हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। कॉफ़ी उत्पादक शीर्ष 3 राज्य हैं, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? खाद्य रोपण फसल नहीं है, रोपण
बताइए। तो रोपण फसल में आती है कोको आती है, सुपारी आती है, चाय आती है, जबकि रबड़ जो है एक रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए विकल्पों में कोको, सुपारी एवं चाय रोपण फसल के उदाहरण है, जबकि रबड़ रोपण फसल का उदाहरण नहीं है। रबड़ के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में होते हैं, वृक्ष होते हैं वृक्ष, जिनके दूध लेटेक्स से रबर तैयार किया जाता है। भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन केरल राज्य में होता है। भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन केरल राज्य में होता है। भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में होते हैं, जिनके दूध लेटेक्स से रबर तैयार किया जाता है। लेटेक्स से रबर तैयार किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 1718 में न्यूयॉर्क से राज्य ने भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादन किया है। बताइए। अभी हम लोग देखें रबर उत्पादन में कौन होगा। रबर उत्पादन में केरल है, कॉफ़ी में कर्नाटक है, चाय में असम है और पश्चिम बंगाल है। मैंने असम पहले स्थान पर है। तो इस तरह से याद रखिए, रबड़ में केरल, कॉफ़ी में कर्नाटक, चाय में असम। ऑप्शन ए आपके यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए लोअर 2019 का क्वेश्चन पेपर है ये। जुलाई 2019 में जारी आंकड़ों के अनुसार 17, 18 एवं 19 में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। केरल जो है, याद रखिए, केरल जो है अग्रणी राज्य है। किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है। मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है, बताइए। कॉफ़ी के लिए तो इसमें जो है ऐप का नाम है कॉफ़ी ब्लॉकचेन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने मार्च 2019 में कॉफ़ी ट्रेडिंग के लिए एक कॉफ़ी ब्लॉकचेन बाजार आधारित ऐप प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य कॉफ़ी किसानों को उचित मूल्य प्रदान करना है। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया ने डिजिटल कमोडिटी प्लेटफॉर्म एका प्लस के साथ यह ऐप विकसित किया है। डिजिटल कमोडिटी प्लेटफॉर्म एका प्लस के साथ यह ऐप विकसित किया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। तो कॉफ़ी ब्लॉकचेन जो है ये कॉफ़ी किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने के लिए किया गया है। भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा। सुपारी जिसको पान और गुटखा में लोग खाते हैं खासतौर से, बताइए। तो सुपारी का प्रमुख उत्पादक राज्य है कर्नाटक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये सब जो है 2019 के क्वेश्चन है। हार्टिकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लैंस 2018 के अनुसार 17-18 भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य कर्नाटक एवं द्वितीय स्थान पर केरल है, अर्थात दक्षिण भारत में ही है। पहले स्थान पर कर्नाटक और द्वितीय स्थान पर केरल है। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग। बागान द्वारा प्राप्य पेय बीवरेज क्रॉप फसल निम्नलिखित में से कौन है। बागान द्वारा तो एक ही है, पेय जो है, इसमें आप जानते हैं कि चाय जो है पेय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा, बीवरेज क्रॉप। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। बागान द्वारा प्राप्त महत्वपूर्ण पेय बीवरेज क्रॉप फसलें चाय और कॉफ़ी हैं। चाय की खेती के लिए सामान्यतः 25 से 30 सेंटीग्रेड के बीच तापमान और 200 सेंटीमीटर से तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। चाय की खेती के लिए
लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है? तो ये है, देखिए असम के तरफ बारिश ज़्यादा होती है, उसी कारण से उधर जो है चाय की खेती की जाती है। 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 200 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है चाय की खेती की। लैटराइट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त होती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया? काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताइए। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने करवाया? तो ये होंगे पुर्तगाली। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में काजू एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल को रबड़, कॉफी, चाय जैसे अन्य व्यावसायिक फसलों की तरह करीब 5 शताब्दी पहले पुर्तगालियों ने लाया था। रबड़, कॉफी और चाय जैसे अन्य व्यावसायिक फसलों की तरह 5 शताब्दी पहले पुर्तगालियों ने लाया था। तो ये रबड़, कॉफी और चाय भी पुर्तगाली ही लाए थे। रबड़, कॉफी, चाय और एक हो गया काजू। ये चारों फसल जो है पुर्तगाली लाए थे भारत में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है? काजू का उत्पादन कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है। तो काजू का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 17-18 के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा काजू उत्पादन क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और ओडिशा काजू उत्पादन में क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ललित 66 नंबर क्वेश्चन के आंसर करिए। तो ललित जो है अमरूद की एक उन्नत किस्म है। चकबंदी लेखपाल जो है ये तो हद कर दिया, इतना टिपिकल क्वेश्चन पूछ लिया है। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो यह अमरूद की उत्तम किस्म है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। ललित अमरूद की एक उत्तम किस्म है। अमरूद की अन्य किस्में हैं इलाहाबादी सफ़ेदा, सरदार, लखनऊ 49, सेबनुमा अमरूद, एप्पल कलर गवावा, इलाहाबादी सुरखा, बेहट कोकोनट आदि। ये सब जो है अमरूद की उन्नत किस्में हैं। तो ललित, इलाहाबादी सफ़ेदा, सरदार, सेबनुमा अमरूद, इलाहाबादी सुरखा, बेहट कोकोनट आदि ये सब अमरूद की किस्में हैं। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 17-18 में विश्व में फसल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? फसल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, बताइए। तो वही दूसरा स्थान है। चीन, पहले पर चीन रहता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पहले स्थान पर कौन रहता है? चीन हो जाता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 17-18 में वैश्विक फसल उत्पादन में भारत का दूसरा जबकि चीन का प्रथम स्थान है। भारत का दूसरा जबकि चीन का प्रथम स्थान है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है, बताइए। हिमसागर, तो आम का जो हिमसागर किस्म जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये भी देखिए मंडी परिषद 2018 सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। आम की हिमसागर किस्म जो है पश्चिम बंगाल राज्य से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हिमसागर आम की एक लोकप्रिय प्रजाति है। यह मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया और हुगली जिले में उगाया जाता है। हिमसागर। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश, बताइए।
हिमसागर के लिए तो पश्चिम बंगाल हो गया। हिमसागर जो है हिमाचल प्रदेश जो है चौसा आम के लिए प्रसिद्ध है। लंगड़ा, दशहरी, चौसा ये सब खाते हैं आप ना। तो चौसा आम जो है ये मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश में इसकी पैदावार की जाती है। चलिए और आगे चलेंगे दोस्तों। उष्णकटिबंधीय भारत फलों के उत्पादन के लिए स्वर्ग है। उष्णकटिबंधीय भारत फलों के उत्पादन के लिए स्वर्ग है। भारत के विभिन्न राज्यों में आम की 50 से अधिक किस्मों की खेती की जाती है। हिमाचल प्रदेश चौसा आम के लिए प्रसिद्ध है। केसर आम की किस्म गुजरात में पाई जाती है। केसर आम की किस्म गुजरात में पाई जाती है। मूलगोबा आम की प्रजाति तमिलनाडु और दक्षिण भारत के अन्य राज्यों में उगाया जाता है। मूलगोबा तमिलनाडु और दक्षिण भारत में उगाया जाता है। बादामी आम की किस्म कर्नाटक में उगाई जाती है। बादामी आम की किस्म जो है कर्नाटक में उगाई जाती है। तो ये हुआ चौसा जो है हिमाचल प्रदेश, और केसर गुजरात, मूलगोबा जो है तमिलनाडु और अन्य दक्षिण भारत के राज्य, और बादामी जो है कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में एक ही जिला ज़्यादा फेमस है, बताइए। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट दोस्तों। तो तेल रिफाइनरी के लिए मथुरा फेमस है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिष्णा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी, बताइए किस सन में? 71 नंबर क्वेश्चन के आंसर करिए दोस्तों फटाफट। तो 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिष्णा में पहली जूट मिल 1855 में स्थापित की गई थी। 1855, ये बहुत फैक्ट निकाल के ले आया है। और देखिए 2019 के क्वेश्चन है। 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिष्णा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। वर्ष 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित रिष्णा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, बताइए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। नीलगिरी की तराई में स्थित कोयम्बटूर तमिलनाडु राज्य का एक प्राचीन नगर है। वर्तमान में यह एक औद्योगिक नगरी के रूप में जाना जाता है। इसे अपने वस्त्र उद्योग, कपास उद्योग के कारण दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। इसे अपने वस्त्र उद्योग, कपास उद्योग के कारण दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। मैनचेस्टर शहर कहाँ पर है? इंग्लैंड में है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है, बताइए। अभी आप देखे हैं किस उद्योग के लिए? तो यहाँ पर कपास उद्योग के कारण इसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए और आगे चलेंगे दोस्तों। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, बताइए दोस्तों फटाफट। तो यह है जमशेदपुर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा।
देखिए युवा कल्याण और विकास दल अधिकारी द्वारा 18 का फर्स्ट शिफ्ट है, तो ये लीक से हट करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानता जमशेदपुर को। झारखंड राज्य में स्थित जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के मध्य अवस्थित है। यहाँ पर टाटा स्टील का कारखाना स्थित है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के मध्य अवस्थित है। यहाँ पर टाटा स्टील कारखाना स्थित है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं? रिफाइनरी, तेल शोधन के लिए रिफाइनरी। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई हैं, बताइए। तो अभी हम लोग देखे थे कि मथुरा में, इससे अभी प्रश्न पूछे गए थे कि मथुरा परिष्करणशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो बताइए। तो इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा, जैसे और भी सब कंपनियां ऑयल से और मैंने वही ईंधन से ही जुड़ी हुई हैं, लेकिन इंडियन ऑयल कारपोरेशन जो है अपना रिफाइनरी जो है मथुरा, डिगबोई और पानीपत में स्थापित किया है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। मथुरा, डिगबोई और पानीपत में परिष्करणशालाएँ इंडियन ऑयल कारपोरेशन द्वारा स्थापित की गई हैं। चलिए और आगे चलेंगे। तेल शोधक कारखाना और राज्य आपको मिलान करना है। तो तातीपाका किस राज्य में है? ये आंध्र प्रदेश में है। तातीपाका आंध्र प्रदेश में है। ए3 केवल एक जगह दिया हुआ है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी को भी मिला लिया जाए भाई, हम लोग का केवल यहाँ पर आंसर टिक करना उद्देश्य नहीं है। हम लोग देखा जाए, एनालिसिस किया जाए कि आखिर एग्जामिनर कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। यूपी SSSC में तातीपाका आंध्र प्रदेश में हो गया, और कोयली जो है, कोयली गुजरात में है। नागपट्टिनम जो है, नागपट्टिनम तमिलनाडु में है, और नुमालीगढ़ कहाँ पर है? असम में है। यहाँ पर क्या है? तेल शोधक कारखाना है। तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात हो गया, नागपट्टिनम तमिलनाडु हो गया, नुमालीगढ़ असम हो गया। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए तेल शोधक कारखाना और राज्य तातीपाका आंध्र प्रदेश, कोयली गुजरात, नागपट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान जो है स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है, ये आपको बताना है। तो जमशेदपुर झारखंड, बर्नपुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ये सब स्टील निर्माण से संबंधित है। लेकिन झरिया झारखंड जो है कोयला से संबंधित है, कोयला उद्योग से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर, ये स्टील से संबंधित नहीं है। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। झारखंड स्थित झरिया का संबंध कोयले की खदान से है। यहाँ कोयला का खनन होता है, जबकि जमशेदपुर में टाटा कंपनी द्वारा स्थापित स्टील निर्माण केंद्र है। बर्नपुर और दुर्गापुर में भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्टील कंपनी स्थापित की गई है। बर्नपुर और दुर्गापुर में भी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्टील कंपनियां स्थापित की गई हैं। चलिए और आगे चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है, बताइए। वस्त्र निर्माण केंद्र है महाराष्ट्र। भाई महाराष्ट्र और मुंबई ऐसे ही नहीं बना है, वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। पहले तो पूरे भारत की फिल्म इंडस्ट्रीज वहीं पर है। तो वस्त्र निर्माण केंद्र है ये महाराष्ट्र में।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र महाराष्ट्र में है मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, कोयम्बटूर आदि प्रमुख शहर भी वस्त्र सूती वस्त्र के रूप में विख्यात हैं। तो मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, उत्तर प्रदेश में कानपुर हो गया, कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, कोयम्बटूर आदि प्रमुख शहर वस्त्र उद्योग के रूप में विख्यात हैं। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइए। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलेंगे। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। टी बोर्ड का गठन 1954 को चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के तहत किया गया था। टी बोर्ड का गठन जो है अप्रैल 1954 में चाय अधिनियम 1953 की धारा 4 के तहत किया गया था। चलिए आगे चलेंगे। और एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो ये जो है खारी बावली है, नई दिल्ली में स्थान है। खारी बावली, नई दिल्ली, एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार खारी बावली। ये सब 2019 का क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना। तो ऐसे ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं, टॉपिक उठा रहे हैं, पॉइंट उठा रहे हैं, फैक्ट उठा रहे हैं कि दिमाग चकरिया जा रहा है। खारी बावली नई दिल्ली एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार है। भारत मसालों के संदर्भ में सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक राष्ट्र है। 1819 में मूल्य की दृष्टि से विश्व के प्रमुख भारतीय मसालों के आयातक देश क्रमशः यूएस, अमेरिका, चीन, वियतनाम, थाईलैंड और बांग्लादेश है। भारतीय मसाले यहाँ पर जाते हैं यूएस में, चीन में, वियतनाम में, थाईलैंड में और बांग्लादेश में। चलिए और आगे चला जाए। चूल, नाइकल, कुरुम्बा, कट्टू नाइकल, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं? भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं, बताइए। तो ये पूछा जा रहा है कि कहाँ पाए जाते हैं। ये तो और भी मैंने तो ये जो पाए जाते हैं केरल में, ये जनजातियाँ जो केरल में पाई जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चोल नाइकल, कुरुम्बा, कट्टू नाइकल, कादर और कोरगा भारत के केरल राज्य में ये आदिवासी जनजातियां हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। केरल राज्य में पाई जाती है कादर, कोरगा, चोल नाइकल, कट्टू नाइकल, कुरुम्बा। चोल नाइकल, कट्टू नाइकल, कुरुम्बा, कादर, कोरगा जनजाति समूह जो केरल में पाए जाते हैं। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर करिए फटाफट। भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? भूटिया जनजाति, बताइए। तो भूटिया जनजाति जो है सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। तो इसमें जो मुख्य रूप से भूटिया जनजाति जो है सिक्किम में पाई थी, इसको ए आंसर किया जा सकता है, लेकिन ये त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में भी कुछ संख्या में पाई जाती है। चलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट यहाँ पर मान लेते हैं, लेकिन आप याद रखिए कि भूटिया जनजाति जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में भी पाई जाती है। भूटिया जनजाति सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ये मुख्यतः सिक्किम राज्य में पाए जाते हैं,
जबकि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा में भूटिया जनजाति के केवल 28 लोग ही हैं। त्रिपुरा में संस्कृत उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर ए माना है, तो वही मान लीजिए आप भी सही है। जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पाया जाए उसी को तो माना जाएगा। तो सिक्किम जो है, चलिए और आगे चलते हैं। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, बताइए। तो व्यावसायिक उद्योग के लिए फल फूल सब्जियां उगाने के लिए हार्टिकल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है। हार्टिकल्चर, ऑप्शन ए करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फल और फूल उगाने की क्रिया के लिए हार्टिकल्चर शब्द का प्रयोग किया जाता है, जबकि पिसीकल्चर मछली उत्पादन के लिए, वर्मी कल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन के लिए किया जाता है। तो वर्मी कल्चर तो बहुत खतरनाक है। वर्मी कल्चर कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केंचुआ पालन के लिए किया जाता है। पिसीकल्चर मछली हो गई। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चेंचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार और जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं पाए जाते हैं। चेंचू बताइए दोस्तों। चेंचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार और जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो चेंचू कबीले के लोग जो है आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। चेंचू जनजाति जो है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। चेंचू जनजाति मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई पहाड़ी में पाई जाती है। चेंचू जनजाति मूलतः आंध्र प्रदेश के नल्लामलाई पहाड़ी में पाई जाती है। इनका जीवन मुख्यतः शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर है। इनका विस्तार मुख्य रूप से कृष्णा नदी के आसपास है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ी में नहीं पाई जाती है, बताइए। निम्नलिखित कौन सी जनजाति जो है नीलगिरी पहाड़ी में नहीं पाई जाती है? तो टोडा जनजाति तो नीलगिरी में फेमस है। अभी आप देखें कि कुरुम्बा जनजाति केरल में पाई जाती थी, उधर ही हो गया। टोडा, कोटा और कुरुम्बा, कोटा भी पाई जाती थी केरल में। टोडा, कोटा और कुरुम्बा जनजाति जो है ये नीलगिरी पहाड़ी में पाई थी, जबकि मोग जनजाति जो है त्रिपुरा में पाई जाती है। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर पूछा गया कौन सा नीलगिरी की पहाड़ी में नहीं पाई जाती है, तो मोग जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती थी, यही आपका आंसर नहीं होगा। और टोडा, कोटा, कुरुम्बा और वो कराईकल जो था, ये जनजातियाँ जो है कहाँ पाई जाती थी? केरल में पाई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। टोडा, कोटा और कुरुम्बा नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है, जबकि मोग जनजाति त्रिपुरा में पाई जाती है। तो ये जो देखिए ये क्या दे रहे हैं, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो 86 नंबर क्वेश्चन जो है मेरी टीम छोड़ दी है, इसमें क्या प्रश्न पूछा है कि बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है, ये क्वेश्चन है।
तो बस्तर के यहाँ पर लिखा है, बस्तर छत्तीसगढ़ राज्य का एक आदिवासी बाहुल्य जिला है। इस जिले में 70% जनसंख्या जनजाति समुदाय जैसे गोंड, मारिया, मुरिया, हावला आदि निवास करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जिले की जनसंख्या इतनी है। तो ये बस्तर जिले के बारे में पूछा था। बस्तर जिला बहुत चर्चित जिला है आदिवासियों के लिए और नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। ये छत्तीसगढ़ राज्य का एक जिला है। तो यहाँ पर कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? गोंड, मारिया, मुरिया, हबला। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न से किस उत्पाद को एग मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है? एग मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है, बताइए। एग मार्क जो है ये खाद्यान्न फसलों को दिया जाता है, कृषि फसलों को, कृषि उत्पाद को। तो ये दलहनी फसलों को एग मार्क प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। सोना को तो हॉलमार्क प्रोवाइड किया जाता है, कोल्ड ड्रिंक्स, इत्र, ये सब जो नहीं है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलेंगे हम लोग। कृषि पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता के प्रतीक के रूप में एग मार्क के प्रमाणीकरण की आवश्यकता है। यह चिन्ह कृषि उत्पादों यथा गेहूं का आटा, मैदा, सूजी, दलहन, पीसे मसाले, घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, फल, अंडे आदि पर शुद्धता हेतु लगाया जाता है। तो घी, मक्खन, खाद्य तेल, शहद, फल, अंडे आदि पर लगाया जाता है। तो इन सब पर भी एग मार्क लगाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अप्तानी जनजातीय निम्न की किस राज्य के मूल निवासी हैं? अप्तानी, बताइए। अप्तानी जनजातियाँ निम्न किस राज्य के मूल निवासी हैं? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अप्तानी जनजाति अरुणाचल प्रदेश की मूल निवासी है, जबकि नागालैंड में अंगामी जनजाति, झारखंड में संथाल, मुंडा, उरांव और हो जनजाति पाई जाती है। तो याद रखिए जो अलग निकल के आया है अप्तानी जनजाति कहाँ पर? अरुणाचल में। अरुणाचल हो गया। और अंगामी जनजाति नागालैंड में। अंगामी जनजाति जो है नागालैंड, याद रखिए। तो ये हो गया अप्तानी जनजाति और अंगामी जनजाति। हो जनजाति भी झारखंड में पाए थे, संथाल, मुंडा, उरांव और हो जनजाति। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अंगामी वे जनजातियां हैं जो रहती है, बताइए। अभी आ गया अंगामी जनजाति कहाँ रहती है? अभी हम लोग देखें तो नागालैंड में रहती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अप्तानी रहती थी अरुणाचल प्रदेश में। नागालैंड राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नागालैंड में अंगामी सहित 16 जनजातियां निवास करती हैं। नागालैंड में 5 जनजातियां नागा, कचारी, गारो, कुकी और मिकिर निवास करती है। नागालैंड की ये भी जनजातियां हैं, नागा, कचारी, गारो, कुकी और मिकिर निवास करती हैं। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में कौन सा आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है? सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाया जाता है, बताइए। ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हो गया भील जनजाति। ऑप्शन सी करेक्ट हो। 2018 मंडी परिषद का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है ये भील जनजाति, राजस्थान में। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सिरोही की अरावली पर्वतमाला में बड़ी संख्या में पाए जाने वाले आदिवासी समुदाय भील है। सिरोही के अलावा उदयपुर भील बड़ी संख्या में निवास करते हैं। बस तो भील न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी पाए जाते हैं। तो भील जनजाति है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और ज़्यादातर
बाकुंडा और पुरुलिया जिलों में पाई जाती है? बताइए। पश्चिम बंगाल की जनजाति, मुख्य जनजाति कौन सी है बताइए? तो पश्चिम बंगाल की मुख्य जनजाति जो इन बाकुंडा और पुरुलिया जिलों में जो पाई जाती है, ये संथाल जनजाति है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए और आगे बढ़ेंगे दोस्तों। संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति है और अधिकतर बाकुंडा और पुरुलिया जिले में निवास करती है। जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार के संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल की कुल जनजाति संख्या का लगभग 47% है। इसके बाद क्रमशः ओराव जनजाति, भूमिज जनजाति और मुंडा जनजाति, ये सभी जो जनजातियाँ जो हैं पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा संथाल जनजाति पाई जाती है और ये बाकुंडा और पुरुलिया जिले में। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था गंगा नदी को, बताइए। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 2008 में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और आगे चलेंगे दोस्तों। वर्ष 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है? पोनमुडी। पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है। यह किस शहर के पास स्थित है बताइए। तो पोनमुडी जो है तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। लोअर 19 देख रहा है ना। पोनमुडी दक्षिण भारत में केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित एक पर्यटक स्थल हिल स्टेशन है। पोनमुडी पश्चिम घाटी की पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। पोनमुडी पश्चिम घाटी की पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। चलिए और आगे चलेंगे दोस्तों। महनसर, डूंगरपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में है? चूरू राज्य जो है बताइए। ये चूरू जो है शहर जो है राजस्थान में, यहीं से पकड़ लीजिए। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। डूंगरपुर भी है। महनसर, चूरू, डूंगरपुर, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। डूंगरपुर, चूरू राजस्थान राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता एकाधिकार का उदाहरण है? बताइए। क्रेता एकाधिकार का उदाहरण है एकाधिकार का उदाहरण है, बताइए। तो इसमें जो देख रहे हैं कि चाय बोर्ड जो है क्रेता एकाधिकार का उदाहरण है, चाय और कॉफी। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्रेता एकाधिकार बाजार से अभिप्राय है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं। खरीदार कौन है? जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं। उपरोक्त विकल्पों में चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड इत्यादि क्रेता एकाधिकार बाजार के उदाहरण हैं। चाय बोर्ड और कॉफी बोर्ड इत्यादि क्रेता एकाधिकार बाजार के उदाहरण हैं। जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं, क्रेता एकाधिकार। चलिए और आगे चलेंगे दोस्तों।
निम्न में से कौन सा लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट में से एक नहीं है? लघु हिमालय या हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट में से एक नहीं है, बताइए। तो इसमें ये भी ग्राम विकास अधिकारी 2018 का ही क्वेश्चन है, बताइए, फटाफट आंसर करिए। तो ये देखिए, बाणासुर जो है ये केरल राज्य में स्थित है। तो लघु हिमालय और हिमाचल से केरल का कोई संबंध नहीं दिख रहा है, तो ये जो है यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन ए बाणासुर। उसके बाद छैल, रानीखेत और नैनीताल जो है ये लघु हिमालय की पहाड़ियों में एक रिसॉर्ट हैं। बाणासुर हिल लघु हिमालय हिमाचल की नहीं बल्कि पश्चिमी घाटी की पहाड़ियों का एक हिस्सा है। केरल के वायनाड जिले में स्थित बाणासुर हिल रिसॉर्ट एक आकर्षण प्रसिद्ध है। यह हिल चारों ओर से हरे भरे पेड़ पौधे, काजू के बागों और चाय के बागों से घिरा है। शेष सभी छैल हिमाचल प्रदेश का हिल स्टेशन है। रानीखेत व नैनीताल दोनों उत्तराखंड के हिल स्टेशन है। लघु हिमालय हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन है। तो रानीखेत ये सब हिमालय तलहटी में है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है? नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 97 नंबर, बताइए। नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूमेक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। नदी के धारा प्रवाह को मापने के लिए मीट्रिक सिस्टम में क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप में इसे क्यूमेक लिखा जाता है। संक्षेप में इसे क्यूमेक लिखा जाता है, क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड। क्यूबिक पर सेकेंड, संक्षेप में इसे क्यूमेक लिखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। किसी स्थान की आर्द्रता नापने में किसका उपयोग किया जाता है? आर्द्रता, बताइए। आर्द्रता नापने में हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, हाइग्रो। ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका यहाँ पर। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी का उपयोग किया जाता है। तरल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, उच्च तापमान मापने के लिए पाइरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हाइड्रोमीटर जो है डेंसिटी हो गया, लिक्विड डेंसिटी। हाइड्रोमीटर जो है लिक्विड डेंसिटी हो गया और हाइग्रोमीटर जो है ह्यूमिडिटी हो गया। हाइग्रोमीटर जो हो गया ह्यूमिडिटी हो गया, ह्यूमिडिटी। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी हो गया और हाइड्रोमीटर जो है डेंसिटी हो गया, हाइड्रो। वैसे हाइड्रोजन से जल वाला से अगर तो इसमें अपोजिट समझ लीजिए कि जो जल वाला और डेंसिटी का है तब आप कर पाएंगे। हाइग्रोमीटर जो है ह्यूमिडिटी। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है, किंतु कृषि ने यह
उद्गार किसका है? यह स्टेटमेंट किसका है कि सब कुछ वेट कर सकता है लेकिन कृषि नहीं? यह स्टेटमेंट जो है जब देश आज़ाद हुआ था उस समय एक महापुरुष द्वारा दिया गया था। बताइए। और सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। और आगे बढ़ेंगे हम लोग। एनपीके के किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? बताइए। एनपीके के किस आनुपातिक प्रयोग की संस्तुति की गई है? मैंने अभी ये सुझाव दिया गया है, पहले उसमें कुछ दूसरा होता था। एनपीके पहले होता था ये एनपीके का 4-2-1 का अनुपात होता था, लेकिन अब जो सुझाव दिया गया है 6-3-1 का अनुपात का दिया गया है। तो संस्तुति किसकी की गई है? ऑप्शन सी वाले की गई है। यही करेक्ट आंसर होगा। मैंने इतना पाया जाता था 4-2-1 ये पाया जाता था, लेकिन अब सुझाव दिया गया है कि एनपीके में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का जो अनुपात जो है 6-3-1 हो। चलिए आगे चलेंगे। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का आदर्श अनुपातिक प्रयोग 10-11 तक 4-2-1 माना जाता था, परंतु 11-12 से यह अनुपात लगभग 6-3-1 होता है। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि में खाना बनाया जाता है? कितने प्रतिशत बताइए। आज भी तो ये होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये 2015 क्वेश्चन वैसे अब बदला है, जो मोदी जी के द्वारा जो गैस वाली स्कीम चलाई गई है उसके अंतर्गत जो अब ये बदला है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। जनगणना 2011 के अनुसार 87% ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है, जबकि शहरों तथा अखिल भारत के संदर्भ में यह प्रतिशत क्रमशः इस प्रकार है। शहरों में 26 और अखिल भारत में 67। तो ग्रामीण परिवार में ज़्यादा माने लकड़ी गोबर वाला चलता है, क्योंकि वहाँ उनको ईजिली उपलब्ध होता है। और शहरों में 26% है और पूरे भारत में देखें तो 67% है। तो अब हम किसको मानेंगे? 67%। और शहरों में देख लेंगे तो 26%। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर करिए फटाफट। केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। तो मिट्टी के तेल की खपत अब बहुत कम हुई है, ठीक है ना। या तो ग्रामीण परिवार लकड़ी और गोबर के कंडे से बना लेते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। भारत में केवल 1% ग्रामीण परिवार की रसोई में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है, जबकि शहरी परिवारों का प्रतिशत 8% है। संपूर्ण भारत में यह आंकड़ा 3% है। भाई 1 और 8 के बीच का जब औसत निकालेंगे तो इसके बीच में ही आगे, इससे बाहर तो जाएगा नहीं। तो ग्रामीण परिवारों में 1, शहरों में 8 और संपूर्ण भारत में 3%। सामाजिक मानकीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय। बताइए। सामाजिक मानकीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य
सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है। सिवाय तो देखिए सड़कों और रेल पटरियों के साथ साथ ये है सामाजिक वानिकी निम्नलिखित वन आरक्षित क्षेत्रों में, ये भी है। फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर, ये भी है। नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, ये नहीं है। फसल सामाजिक वानिकी का प्रयोग जो है नगरीय औद्योगिक संपदाओं में नहीं है, यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे। नगरीय औद्योगिक संपदाओं में वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत नहीं होता है। शेष क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के उद्देश्य में शामिल है। चलिए और आगे चलते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला कौन थी माउंट एवरेस्ट पर, बताइए। ये तो बहुत चर्चित प्रश्न है। यह है बछेंद्री पाल जी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। बछेंद्री पाल ने 1984 में माउंट एवरेस्ट फतह प्राप्त की। बुला चौधरी 5 महाद्वीपों के 7 समुद्रों को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। बुला चौधरी। कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारत मूल की पहली महिला थी, कल्पना चावला। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सर्वे मैप इतने के अंदर कौन कौन से राज्य हैं? ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं भैया। राजस्व निरीक्षक 2016। तो सर्वे मैप 45D7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? तो इसमें है गुजरात और राजस्थान, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। वैसे बहुत टिपिकल क्वेश्चन है। सर्वे मैप 45D/7 गुजरात राजस्थान से संबंधित, इसके अंतर्गत बनासकांठा और सिरोही का क्षेत्र शामिल है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा शैक्षिक स्थलाकृतिक मानचित्र जारी किया जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा शैक्षिक स्थलाकृतिक मानचित्र जो है जारी किया जाता है। चलिए और आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है? सोयाबीन सोया चौपाल, बताइए। तो ये जो है ITC, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल ITC द्वारा की गई एक पहल है। इसमें मुख्यतः छोटे एवं सीमांत किसान अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। छोटे एवं सीमांत किसान अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। चलिए आगे चलेंगे दोस्तों। भूतापीय पूर्वेक्षण जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है? बताइए। जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग में किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है? तो ये है स्कल मर्बर साउंडिंग। स्कल मर्बर साउंडिंग, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। स्कल मर्बर साउंडिंग। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। हाल के दशकों में भूतापीय पूर्वेक्षण में स्कलमबर्गर, देख रहे हैं ना, यहाँ पर चेंज हो गया साउंडिंग। स्कलमबर्गर, SCHLUMBERGER, स्कलमबर्गर
स्कलमबर्गर साउंडिंग्स का विस्तृत प्रयोग किया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 1980 के अंतिम वर्षों में भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है, बताइए। ओ सारी देखिए वो गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 का डी। अच्छा ऐसा ही है, जो गलती हो जाए उसको सुधार लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें जो है 1980 के अंतिम वर्षों में भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त, तो इसमें है दोस्तों स्टेम साउंडिंग। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं और देखिए यूपी ट्रिपल सी होम्योपैथी परीक्षा 2018। 1980 के अंतिम वर्षों से भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में टेम साउंडिंग TEM साउंडिंग को शामिल किया गया है। हाल ही में टेम साउंडिंग को शामिल किया गया है। तो ये दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न रहा। अब देखिए यहाँ से विश्व का भूगोल शुरू हो जाएगा, तो इसको हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। देखते रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, पढ़ते रहने से समस्या का हल निकलेगा। परेशान मत हुए कि तैयार नहीं हो तैयार नहीं हो, मैंने पढ़ते रहिए, पढ़ेंगे तभी काम पूरा होगा धीरे धीरे। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा और इसको हम लोग अगले वीडियो में विश्व का भूगोल देखेंगे दोस्तों। चलिए तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।